नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। आज हम सबसे बड़ा मुद्दा में बात कर रहे हैं राजस्थान के उन इलाकों की जहां पर अब खेती किसानी के लिए किसानों के सामने बड़ी मुश्किल आ चुकी है। दरअसल आदिवासी बहुल्य जिलों में खाद की किल्लत ने रबी की फसल सीजन के अंदर किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बांसवाड़ा में खाद संकट से किसान हैरान और परेशान हैं। घंटों खाद और उर्वरक के लिए कतारों में लगने को मजबूर हो चुके हैं किसान, लेकिन जरूरत के मुताबिक डीएपी और अन्य खाद उनको नहीं मिल पा रही है। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन का यह दावा है कि किसानों को रबी की फसलों पर भरपूर खाद उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन किसानों का यह कहना है कि जिले में यूरिया और डीएपी की कमी आ गई है, जिससे अन्नदाताओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में खाद का छिड़काव नहीं होने से फसलें बर्बाद होने की कगार पर हैं। किसान सरकारी दुकानों के बाहर खाद लेने का इंतजार कर रहे हैं, फिर भी उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है और जिले की सरकारी दुकानों पर खाद पाने के लिए किसान संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों को सहकारी समितियों से खाद नहीं मिल पा रहा और वो बाजार में व्यापारियों से महंगे दर पर खाद खरीदने को मजबूर हो चुके हैं। पिछले दिनों कोटा संभाग में भी खाद संकट बना हुआ था। तब राज्य सरकार और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कई प्रयासों के बाद यूरिया खाद किसानों तक पहुंचाए। डीएपी संकट को देखते हुए सरकार ने यूरिया के मामले में प्रदेश भर में किसानों को राहत दी है। प्रदेश में कुल 23,50,000 मीट्रिक टन इसकी डिमांड साल भर में रहती है। अब तक 19 लाख मीट्रिक टन यूरिया की सप्लाई हो चुकी है और रैक आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। आज सबसे बड़ा मुद्दा में इसी पर हम चर्चा करेंगे कि अन्नदाता किसान क्यों आखिर मुनाफाखोरी का शिकार हो रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य जिले में ऐसी स्थिति आखिर क्यों बन रही है और क्या किसी षड्यंत्र के तहत बांसवाड़ा के किसानों को परेशान किया जा रहा है और कौन है जो चिन्हित करके किसानों को परेशान कर रहे हैं। अक्टूबर से ही खाद और उर्वरक की किल्लत आने लग गई थी, तो अब तक पूरे इंतजाम क्यों नहीं हो पाए हैं? मांग के मुताबिक खाद सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही है? डीएपी संकट की आखिर में असल मायने में वजह क्या है? किसान महंगी खाद खरीदने खेती बाड़ी के समय बाजार में खाद बीज की दुकानों पर घंटों कतारों में खड़े रहकर संघर्ष करते रहने को मजबूर क्यों आखिर बना हुआ है? सर्दी के मौसम में सुबह से ही किसानों को ये मुश्किल क्यों झेलनी पड़ रही है? और आज हम इसी को लेकर के बात करेंगे। कृषि विभाग अभियान चला करके कार्रवाई इस मामले पर क्यों नहीं कर रहा है? यह अपने आप में कई ऐसे बड़े सवाल हैं। बड़े बड़े दावे करती है कि किसानों को समय पर खाद मिलता है। खाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा किसानों को, इसके लिए हम रियलिटी चेक करने के लिए आज पहुंचे हैं दनाक्षरी पंचायत के पाती नगरा गांव में, जहां हमारे साथ में कुछ किसान खड़े हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या इनको फसल के लिए खाद मिला कि नहीं मिला है, तो उनसे ही बात करते हैं। मोहन जी, खाद की क्या स्थिति है? कहीं खाद नहीं मिल रहा है। अच्छा। हम दुकान से खरीद के लाते। हाँ। तो खाद की क्या स्थिति, कब से नहीं मिल रहा है? कब से नहीं मिल रहा है? कब कहाँ दिया था खाद? तो आया ही नहीं, आपड़े दिए थे। तो सरकार देख रही खाद मिल रहा है यूं? अरे कट्टे मड़ी रही है, हमारे तो नहीं आई है, हमारे पास तो नहीं आई हो। खाद मिल नहीं रहा सब। अच्छा। हाँ। तो क्या स्थिति, खाद नहीं मिला, क्या समस्या आ रही है? बस खाद के लिए फसल हमारा नुकसान हो रहा है नहीं। हाँ, मिल ही नहीं रहा। अच्छा। दुकान सरकार देख रही खाद को मिल रहा है यूं? नहीं मिल रहा है। अच्छा। खाद की क्या स्थिति, मिल रहा है कि मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अच्छा। 500 रुपये बोरी मिल रहे हैं। हाँ, कौन ब्लैक में मिलता है या कोऑपरेटिव मिलता है? कहाँ से मिलता है? कोपटी मिलता है, ब्लॉक ब्लैक में मिलता है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या है? कल्पेश। कल्पेश जी, खाद की क्या स्थिति गांव में? खाद के नहीं मिलने के कारण फसल बिगड़ रही है। अच्छा, तो खाद कोऑपरेटिव मिलता है कि मिलता है? नहीं मिल रहा। अच्छा, तो खाद कहाँ प्राइवेट में लाते हो, ब्लैक में लाते हो? ब्लैक में। कितना में ब्लैक क्या मिलता है तब? 500 या 550 या 400। अच्छा अच्छा। कांजी भाई, खाद मिलता नहीं है, कहाँ से लाते हो? खाद नहीं मिलता है, खाद वाणिया पे लाता है। हाँ। 400, 450, 500 भी ले लेता है वाणिया। अच्छा। इसलिए हमारी फिजली बिगड़ रही है। तो ब्लैक में मिलता है खाद? हाँ, ब्लैक में मिलता है। जैसे वहाँ कोऑपरेटिव सरकार नहीं मिलता? हाँ ना, नहीं मिलता है वहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई जाता है तो छूट जाता है, इम कहता है। मतलब जाते हो तो नहीं, जाते हो तो नहीं मिलता, नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलता है, जायदा में खत्म हो गया। और आए थे जब देंगा, इम बोलता वो। अच्छा अच्छा। हाँ। खेती पर संकट आ चुका है। जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है। दरअसल खाद संकट कैसे और क्यों बन चुका है। दरअसल सरसों, गेहूं, चना की बिजाई में डीएपी की जरूरत होती है और किसानों को मांग के अनुरूप डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है, यानी कि जितनी जरूरत है उतनी डीएपी नहीं मिल रही है।
और इसमें क्योंकि डीएपी यूरिया की जितनी मांग है उतनी उपलब्धता नहीं हो पा रही है। रबी सीजन में 14.5 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की जरूरत, राजस्थान समेत कई राज्यों को पूरी डीएपी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। सितंबर अक्टूबर से ही खाद का संकट बना हुआ था। जरूरत यानी कि उपलब्धता में 2.5 लाख मीट्रिक टन की है। खाद की कमी का असर पूरे रबी सीजन में दिखाई दे रहा है। विदेश से डीएपी के जो चीजें आई हैं, दरअसल राजस्थान के करीब 85 लाख किसान हैं और सरसों, गेहूं, चना की बिजाई में डीएपी की जरूरत होती है। किसानों की मांग के अनुरूप डीएपी की खाद नहीं मिल रही है। तो ये जो संकट है वो कैसे बन रहा है? जितनी मांग है उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अब इसी वजह से ये जो गैप है वो बन चुका है। अब महंगे दामों पर अगर मंडियों में जाएं तो वहां पर महंगे दामों पर उनको खरीदनी पड़ रही है। सरकारी अगर दुकानों के बाहर उनको इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद उनको नहीं मिल पाती है। सितंबर अक्टूबर से ही ये पेंडिंग चली आ रही है, परेशानी बनी हुई आ रही है, लेकिन अभी तक भी इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसका समाधान अभी तक नहीं निकल पाया। राहत की कोशिशें जरूर की जा रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के लगातार यूरिया की सप्लाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और लेकिन अभी तक भी इस पर कोई पुख्ता तौर पर स्थायी समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिससे किसानों को फिलहाल के लिए राहत मिल पाए। और इसी तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्यों आखिर बना हुआ है संकट, कैसे बन रहा है और क्या इसका समाधान हो सकता है? सरकार इस पर कितना विचार करिए, जानने की कोशिश करते हैं। खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ किसान नेता नानूराम जी निठारवाल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नानूराम जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी से नेता आलोक वत्स जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व वीसी डॉक्टर आरसी श्रीवास्तव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है श्रीवास्तव जी आपका। और साथ ही किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रामपाल जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। रामपाल जाट जी, आपसे ही शुरुआत कर रहा हूँ। बात किसानों की है और जो परेशानी इस वक्त नजर आ रही है वो बड़ी गहरी है। किसानों के लिए अब जो खाद नहीं मिल रही है उससे एक बड़ा संकट बन चुका है। खेती किसानी पर बात आ चुकी है। इस पर सबसे पहले आप क्या कहना चाह रहे हैं और इसके लिए परेशानी कैसे बन रही है? और ये भी कहा जा रहा है भाई सितंबर अक्टूबर तक से जब से ये परेशानी चल रही है तो अब तक तो इसका समाधान हो जाना चाहिए था। शुभेंद्र सिंह जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गदगद हूं इस बात से कि एनडीटीवी ने, आपकी पूरी टीम ने वो दृश्य दिखाए हैं जिससे किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। डीएपी का संकट, यूरिया का संकट, दोनों का संकट। चलो, डीएपी की तो आयात पर निर्भरता है, यूरिया की तो आयात पर निर्भरता नहीं है। उनके साथ भी नैनो का टैगिंग, बाकी चीज टैग करना, यानी आज भी जो ग्राम सेवा सहकारिता समिति 7,500 है उन्हें ने डीएपी की आपूर्ति है और न ही यूरिया की आपूर्ति। किसानों को समय पर उचित मूल्य पर खेती के लिए यूरिया, डीएपी जैसे उर्वरक प्राप्त हो, लेकिन सितंबर से अब तो दिसंबर चल रहा है और तब भी डीएपी जो बुआई में काम आता है उसका संकट दूर नहीं हुआ। दूसरी ओर जो बुआई के बाद में फसल को ताकत देने के लिए काम आता है यूरिया, वो अब उपलब्ध नहीं है। तो आखिर किसान खेती जो करता है स्वयं के लिए थोड़ी करता है, दूसरे के लिए करता है, जीव मात्र के लिए करता है, प्राणी मात्र के लिए करता है, देश के लिए करता है। और हमारा देश की सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, सभी कहती है उत्पादन बढ़ाओ, उत्पादकता बढ़ाओ। तो उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए ही तो ये खाद की बात आ रही है, उर्वरक की। तो जिसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए बात की जा रही है, वही किसानों को सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हो रहा है। और सरकारें ये घोषणा करती कभी नहीं थकती कि हम किसानों को समय पर खाद, बीज, कीटनाशक सब उपलब्ध कराते हैं। तो खाद की स्थिति है, यही बाकी चीजों की स्थिति है। इसलिए सरकारों को जो प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को देनी चाहिए थी उस पर सरकार ध्यान नहीं दे पाती, उल्टा इस क्षेत्र की अनदेखी का परिणाम है कि जो पहले से तय रहता है कि कितना खाद चाहिए, कितना डीएपी चाहिए, कितना यूरिया चाहिए, ये कोई आकस्मिक आवश्यकता नहीं है, हर वर्ष की बात है और हर वर्ष में उसकी मांग बढ़ती है, ये भी सरकार की जानकारी है। उसके उपरांत भी
किसानों ठीक को है। ब्रेक में लेना पड़े, ठीक है, यानी कि इस पर करना विचार पड़े, करने की जरूरत है, तो ये सरकार तो को इस बारे में सोचने समझने की जरूरत है। और दूसरा, मैं इसमें नानूराम जी को भी जोड़ लेता हूं। नानूराम जी, एक चीज बताइए कि भाई ये सितंबर अक्टूबर से सुनने में आ रहा है कि तब से ये परेशानी चली आ रही है, तो अब तक तो समाधान हो जाना चाहिए था ना। जी शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ इस बात का कि आपका ये जो चैनल है ये किसानों का मुद्दा बार बार उठा रहा है और किसानों की समस्याएं आपके चैनल से ही लोगों को ध्यान पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं आपका इसलिए आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि और ज्यादातर चैनल किसानों का मुद्दा नहीं दिखाते और राजनीतिक की बातें ज्यादा दिखाते। अब रही बात किसान के, इस समय जब भी सीजन आता है, ये हमारा देश कृषि प्रधान है, और जब भी सीजन आता है सीजन के वक्त के अंदर यूरिया और डीएपी गायब हो जाती है। जैसे अभी रामपाल जी बता रहे थे, ये बात सही है। अब ये डीएपी और यूरिया उपलब्ध कराने की ज्यादा जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। तो मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये कहा गया था कि साहब इस सरकार की विफलता है राजस्थान में। अब तो डबल इंजन की सरकार चुनी किसानों ने, भाई चलो वहां भी रह दिया। अब डबल इंजन की सरकार में भी अगर किसान परेशान है तो बेचारा फिर कहां जाएगा। किसान सरकार इसलिए सुनता है कि साहब कोई तो हमारी सुनेगा। अब पिछली सरकार नहीं सुन रही, अगली सरकार नहीं सुन रही, तो फिर किसान कहां जाएगा। इससे देश में ज्यादातर बर्बादी, किसान की बर्बादी के जिम्मेदार सरकारें होती हैं। और मैं आपको बताऊं, एक बाध्यता और किसान के साथ में है। हाँ। अगर कहीं से उसको यूरिया मिलता भी है, पहली बात तो इसकी ब्लैक मार्केटिंग होती है, और कहीं से यूरिया मिलता भी है तो उसके साथ में एक अनिवार्य चीज और कर दी, उसकी बाध्यता कर दी कि साहब आपको नैनो यूरिया लेना पड़ेगा। अब नैनो यूरिया 225 रुपए का आता है, तो उसको छिड़कने के लिए किसान के पास संसाधन नहीं है। बेचारे के पास यूरिया तो वो छिड़क देता है, और उसका छिड़काव करने के लिए उसके पास संसाधन नहीं है, तो किसान को बाध्य किया जाता है। अब इसकी जो कालाबाजारी हो रही है, सरकारें उसको क्यों नहीं रोक पा रही। ये जो बाहर बेच रहे हैं 500 रुपए तक बेच रहे हैं, कोई 550 रुपए भी लेते हैं, ये जिम्मेदारी सरकार की है उसको रोकना, और किसान के पास में यूरिया उपलब्ध कराना सरकार की। अब जो राजस्थान राइजिंग की हम बात करते हैं, बड़े बड़े राजस्थान राइजिंग के लिए किए जा रहे हैं और किसान आज भी दुखी है, तो ये शर्म की बात है शुभेंदु जी। ठीक है। दूसरी बात, जिन किसानों की अभी हमारे देश में, हमारे राजस्थान में क्या है कि ज्यादातर किसान खेती छोड़ चुके क्योंकि पानी के अभाव से छोड़ चुके। बच्चे कुछ किसान, उनको भी अब यूरिया उपलब्ध नहीं है, तो ये तो बहुत शर्म की बात है। बिल्कुल, और ये बड़ा संकट भी है, इसको समझने की जरूरत है। और देखिए, ये किसी की आलोचना नहीं है, किसी सरकार, इसमें सरकारों को आगे आकर के किसानों की उन परेशानियों को जानने की, समझने की जरूरत है। मैं इसमें आरसी श्रीवास्तव सर को जोड़ रहा हूँ, उसके बाद मैं बीजेपी नेता आलोक वत्सी के बाद जाऊँगा। लेकिन श्रीवास्तव सर, एक चीज़ बताइए कि ये जो कहा जा रहा है कि भाई ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ना, 500 रुपए के कट्टे मिल रहे हैं। अब एक चीज़ और, ये बहुत वाजिब बात बताई है नानूराम जी ने कि भाई अगर आप खाद लेने जा रहे हैं, नैनो यूरिया आपको उसके साथ सरप्लस दे देते हैं। भाई जब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको आप क्यों दे रहे हैं, ऐसी टर्म कंडीशन क्यों? अब ये बाध्य हो जाता है किसान खरीदने के लिए। ठीक है जी सर, बताइए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए सर। थैंक यू शुभेंदु जी। जो बात पहले हमारे दो स्पीकर्स ने कही कि खासतौर से डीएपी की तो शॉर्टेज होनी थी, क्योंकि जो इंटरनेशनल हालात चल रहे हैं, रेड सी में जो वो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, और जो यूक्रेन में चल रहा है, इन दोनों के चलते हमारी सप्लाई चेन टूटी है। हमारी सप्लाई चेन में जो डिस्टर्बेंस आया है उसके कारण डीएपी की सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है। उसकी लागत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट दोनों बढ़ गई हैं। तो इसके कारण तो वो एक परेशानी है। और परेशानी उसमें एक और चीज है कि हम खुद डीएपी ज्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि डीएपी बनाने के लिए फास्फोरिक एसिड और रॉक फास्फेट जो चाहिए वो हमारे पास ज्यादा नहीं है। और एक और चीज उसमें है कि इसको बनाने के लिए जितना पानी चाहिए और वो चीज क्या कहते हैं एनर्जी चाहिए, दोनों की इंटेंसिव इसमें जरूरत पड़ती है, और जो इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो वो बेहतर है कि हम अपने यहाँ का इन्वायरमेंट ना खराब करें, हम बाहर से इंपोर्ट करें। ये बात बिल्कुल सही है, और इसके कारण परेशानी हो रही है, सरकार जिम्मेदार है। यूरिया का, जब मुझे याद है कि जब सल्फर कोटेड यूरिया का स्टार्ट हुआ था, तो उसके पहले यूरिया की जब बहुत ज्यादा शिकायतें आती थी कि यूरिया जो है अलग इंडस्ट्रीज में, क्योंकि ये सब्सिडाइज है, तो अलग इंडस्ट्रीज में ये ट्रांसफर हो जा रहा था, डाइवर्ट हो रहा था। सल्फर कोटेड हो जाने के बाद डाइवर्जन रुका है। और मुझे याद है जब तक मैं जॉब में था 22 से 21-22 तक, यूरिया की परेशानी नहीं हो रही थी।
अब पता नहीं क्यों इस समय मैं इसमें ज्यादा वो नहीं कर पाई कि यूरिया की अब परेशानी क्यों है। मुझे लगता है ये प्रशासनिक अक्षमता है और इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये भी लेकिन कही जहां जा रही तक है श्रीवास्तव सर कि सितंबर अक्टूबर से एक अब जो कमी है डीएपी की वो बनी हुई थी। भाई इतना समय अब तब से लेकर के और अब दिसंबर एंड चल रहा है, तो अब तक तो उसमें संज्ञान लेकर के अगर तुरंत काम करने की अगर शुरुआत होती तो शायद परिस्थितियां कुछ अलग नजर आती। नहीं, यूरिया की तो मैं मान सकता हूँ कि यूरिया में कहीं ना कहीं प्रशासनिक गलती हो रही है, जिसके कारण यूरिया की सप्लाई में गड़बड़ हो रही है। डीएपी का मैंने बता दिया कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन है उसके कारण ये परेशानी रहेगी अभी कुछ दिनों तो तक, यानी कि डीएपी की जब कोई तक अभी ये सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा हाल फिलहाल में। अभी सोल्यूशन। लेकिन जो मेरा सोल्यूशन है, जो कि मैंने शुरुआत करवाई थी, मेरा यह है, एक हमने सुखेत मॉडल स्टार्ट किया था और जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में उसका जिक्र भी किया, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह हर पंचायत में इस मॉडल को अडॉप्ट किया जाए। उस मॉडल में हमने ये किया था कि हर घर से रोज 20 किलो गोबर आएगा, जो कि एक किसी के पास भी अगर जानवर है तो ये आ जाएगा 20 किलो गोबर उसको, और उसको 2 महीने में उस गोबर के बार्टर सिस्टम जो हम कहते हैं ना, जो पहले चलता था हम लोगों के बाजारों में, एक बार्टर सिस्टम में उसको हम 2 महीने में एक गैस का सिलेंडर देंगे, उसका रिफिल करा देंगे, तो उज्ज्वला में उसका काम हो गया। दूसरा ये था कि जो हम खाद बनेगी वहीं पे, उस खाद में चूंकि 2 चीजें होंगी, एक तो वो गांव में ही बनेगी, तो उसको जो किसान का जो खर्चा हो रहा है, मैं बार बार इस बात को कहता था कि एक बैग यूरिया लाने के लिए या डीएपी लाने के लिए उसका कितना टाइम बर्बाद होता है, उसके भी पैसे काउंट करिए उसमें। ये नहीं है कि आपको 500 रुपए की यूरिया मिल गई या 450 की, आप उस आदमी की दिन भर की कमाई भी जोड़िए, जो 300-400 रुपए वो कमाता अपने घर में, चाहे खुद काम करता है कहीं और काम करता, वो उसका नुकसान हो रहा है। उसको मैंने ये कहा था कि उससे अगर हम 100 घरों का आ रहा है अगर गोबर, तो हम 250 टन वर्मिंग कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। सर लेकिन ये 250 टेक्नोलॉजी आम वर्मिंग किसानों तक भी तो पहुंचे ना, बात ये भी है। और दूसरा उसका ना, खर्चा इसमें उतना कोई- ज्यादा ना हो। हाँ ना, खर्चा ज्यादा नहीं है। हाँ। एक यूनिट बनाने के लिए जिसमें 100 किसान का गोबर आ जाए, उसमें 250 टन वर्मी कंपोस्ट होता है, और उसकी कुल लागत जो है वो 15 से 20 लाख रुपए बनती है। और हमने तो ये कहा था जितना पैसा हम मनरेगा में खर्च कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में खर्च कर रहे हैं, उसी पैसे को मिला के हम कर नहीं तो तो बना इसमें यानी लें कि एक बार। सभी पूरी टीम एक को बार यानी कि प्रशासन को भी मिलकर के किसानों के साथ इस पर विचार करने की जरूरत है, तभी ये काम जमीन पर उतर पाएगा। छोटे किसानों के लिए इतना बड़ा जो रकम है सर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं इसमें आलोक जी को जरा जोड़ लेता हूं, बहुत देर से इंतजार भी कर रहे होंगे जवाब का। आलोक जी अब जरा जवाब दीजिए, बहुत सारे सवाल हो गए, देरी हुई, खाद यूरिया संकट अभी तक बना हुआ है, किसानों के बारे में कोई सुध नहीं ले रहा है, क्या हुआ, क्यों हो रहा है और क्या इसका समाधान होगा? बहुत सारे सवाल है सर, जवाब दीजिए आप। शुभेंदु जी, रामपाल जी ने जो कहा और दूसरे किसान नेता ने भी जो कहा, नानूराम जी ने, ये उन्होंने जो भी संकट आया हुआ है इनके ऊपर उसकी पूरी स्पष्टीकरण दी। लेकिन पूर्व वीसी साहब ने जिस तरीके की बातें बताई, मैं भी वही कहने वाला था कि अंतरराष्ट्रीय संकट के कारण डीएपी पर भार पड़ी है और हम उतनी डीएपी नहीं ला पा रहे हैं जितने की हमें जरूरत है। इस मामले को सुलझने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन जहां पर यूरिया के संकट की बात है, तो मैं पूर्व वीसी साहब के इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि इसमें कुछ अफसरों की ढिलाई के कारण ये पूरी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मात्र 2.34 टन से हम शॉर्ट चल रहे हैं। 19 लाख टन तो हमने अभी तक उपलब्ध करा दिया है, और अगर थोड़ा प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि यूरिया की कम से कम कोई कमी होनी चाहिए। इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारी सरकार से कि आप कृपया इस चीज को नहीं, अगर खाद भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो रहा है, प्रशासनिक कहीं ढिलाई बरती जा रही है सर, तो सब राम भरोसे छोड़ दें क्या? नहीं, हमने कहा ना, मैं अपील करूंगा कि हमारे सरकार के नुमाइंदे इस पर शीघ्रता से ध्यान दें और इस कमी को जितना जल्दी हो सके इसको दूर कराने की कोशिश करें। ऐसा तो नहीं कि मिली भगत से ये उन लोगों के हाथ में जा रहा है जो इसकी ब्लैक मार्केटिंग खुलेआम 500-550 में कर रहे हैं, वो भी कोई छिप के नहीं कर रहे हैं, ओपन मार्केट में बेच रहे हैं। तो इस चीज को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, और अगर हमारे अक्षम अधिकारी हैं और उन्होंने ढिलाई के कारण या किसी से हाथ मिलाने के कारण किसानों को
इसका फायदा नहीं देने का काम किया है तो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और यथाशीघ्र इस मामले की पूर्ति होनी चाहिए। मैं यही तो अनुरोध करूंगा। डीएपी के लिए क्या उम्मीद की जाए सर? खाद के लिए उम्मीद क्या की जाए भाई? आज नहीं 10 दिन बाद या 15 दिन बाद किसानों को क्या आस है? उम्मीद कब तक लगा करके रखें? शुभेंदु जी, वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग, और ऐसा नहीं है कि एकदम शून्यता पर चले गए हैं, लेकिन हाँ जिस फ्लो में आना चाहिए था वो फ्लो अभी नहीं बन पा रहा है, लेकिन डीएपी आती रहेगी, ये नहीं है कि बंद हो गया है। लेकिन सरकारी सिस्टम पर तो है ही नहीं ना सर, ब्लैक मार्केटिंग में खूब बिक रहा है। देखिए, ये मिली भगत का जो एक सिस्टम है ये बहुत पुराना है, इसको हम धीरे ये धीरे देखिए, ये लाइनें दिखा रहे हैं हम। देखिए, लेकिन सरकारी अभी- दुकानों के बाहर जो किसानों की कतार है खाद के लिए, मैंने कहा डीएपी ना, के लिए। हाँ। अभी भी इस नेक्सस को हम पूरी तरीके से नहीं तोड़ पाए हैं। ये शर्मनाक बात है कि किसान कोऑपरेटिव में जाता है तो उसको वहां से कुछ नहीं मिलता है, और यहाँ ओपन मार्केट में पूरी भरपूर मात्रा में चीजें उपलब्ध है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई मिली भगत से, और ये बहुत पुरानी परंपरा है, ये नया नहीं चालू हुआ है। हाँ। इस नेक्सस को अभी तोड़ने में हमारी सरकार भी पूरी तरीके से नहीं सफलता पा सकी है, लेकिन हम इस नेक्सस को तोड़ के ही रहेंगे। मुझे शर्म आ रही है जिस तरीके का फोटोग्राफ मैं देख रहा हूं, और मुझे दया भी आ रही है किसानों पर कि बेचारा मारा मारा फिर रहा है। ठीक कहा वीसी साहब ने, एक बोरी के लिए वो पूरा एक दिन बर्बाद करता है, या 2 बोरी के लिए 3 बोरी की। अगर वो कहीं काम कर रहा होता तो 500 रुपये दिहाड़ी भी तो उठा सकता था इस पीरियड में, वो भी तो जोड़िए उस यूरिया के दाम पे। तो इसलिए अभी इन चीजों पर ठीक है शुभेंदु जी और त्वरित कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई, निगरानी करने की जरूरत है, जिसकी मैं अपनी सरकार से अपेक्षा करता हूं। और मुझे विश्वास है कि अति शीघ्र इस मामले को, और आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस अहम मुद्दे को अहम मानकर आपने शायद दोबारा इस पर डिबेट किया है। इसके पूर्व में भी आपने खाद के ऊपर एक डिबेट की थी, जहां तक मुझे याद है मैं भी उसमें शामिल था, और ये एक प्रशंसनीय कार्य टेलीविजन द्वारा आपने किसानों के हक में किया है। हमारी कोशिश यही है कि हम सभी वर्गों की आवाज बन करके जो परेशानियां हैं वो सरकार के सामने रख पाएं, और हमारी यही कोशिश है और इसी काम को हम कर रहे हैं। मैं इसमें रामपाल जी को जोड़ रहा हूं, रामपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रामपाल जी, एक चीज बताइए सर कि एक तो ये परेशानियां हैं, दूसरा जो विकल्प वीसी साहब बता रहे थे, पूर्व वीसी साहब, कि हम जो है अगर कुछ ग्रुप बना करके किसानों के साथ मिल करके, और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, गाइडेंस होना बड़ा ज़रूरी है, तभी इतने बड़े सिस्टम को आप तैयार कर पाएंगे। छोटे किसानों के लिए संभव नहीं है कि 25-30 लाख रुपए इकट्ठा करना या 10-15 लाख रुपए इकट्ठा करना, ये उतना संभव नहीं है उनके लिए। शुभेंद्र सिंह जी, एक बात हम निरंतर आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि आप ये जो बाजार पे किसानों की निर्भरता है इसको दूर करने का काम करो ना। तो जो अभी वीसी साहब बोल रहे थे कि हर गांव में प्रशिक्षण केंद्र, खाद वहीं हम ही बना लेंगे ना, सामग्री ले लेंगे। यदि हम खुद ही खाद बना लेंगे तो इस बाजार पर निर्भरता के कारण किसानों की लूट है और ब्लैक मार्केट में उनका शोषण है, ये तो रुकेगा। आज डीएपी की कमी भी बता रहे हैं, और किसानों ने जो अपनी फसल बोई है उसमें जितना डीएपी चाहिए लगभग उन्होंने दिया है। हाँ, वो सरकार से नहीं मिला, ये सही है, वो प्राइवेट लोगों से मिला, और उसका कीमत जो है एक बैग का जो सरकारी रेट है उसे 1.5 गुना तक देना पड़ा। तो डीएपी तो था नहीं है, आयात पर निर्भरता है, ये सब बात सही है, लेकिन तो भी वो जो डीएपी खरीद कर लाया किसान बाजार से, वो कहां से आया? वो भी तो कहीं से आया ही ना। इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं इसका भंडारण, उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। यदि नियंत्रण होता तो ये स्थिति नहीं आती। तो क्यों किसानों को दर दर भटकना पड़ता? क्यों अपने रोजाना का उसको अपना जो है परिश्रम करके चक्कर लगाने पड़ते, कभी इस दुकान के कभी उस दुकान के, और वो भी कहते हैं बोलना मत, चुप रहना, मैं तुझे दे रहा हूं, तू खास आदमी है, और खास आदमी से 1.5 गुना पैसे ले रहे हैं और दे रहे हैं। तो हम तो ये कहेंगे खाद, बीज, कीटनाशक गांव में ही तैयार कराना है। ये जो एक हमारी पद्धति हो गई, बाजार को ही सब काम देना, तो बाजार को मत देना। तो जो कृषि में पहले आत्मनिर्भरता थी, कृषि में स्वावलंबन था, उस और यदि सरकार विचार करे तो ये काम गांव में ही हो सकता है, और गांव में होगा
तो सरकार को उतनी निर्भरता नहीं रहेगी। हाँ। क्योंकि जितनी व्यवस्था केंद्रीकृत होगी, समस्याएं भी उसी अनुपात में बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। तो आप इसका विकेंद्रीकरण करो ना, ठीक है। और विकेंद्रीकरण करके गांव में ये चीज उपलब्ध कराओ, उनका भाई, सामान। सबसे पहले प्रशिक्षण आपको केंद्र पता बनाने लगा। की जरूरत है, किसानों को जागरूक करने की जरूरत है। मैं इसमें आरसी श्रीवास्तव सर को जोड़ रहा हूं। श्रीवास्तव सर, ये बड़ा वाजिब सी बात थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंक्लूड करके थोड़ा सा बताइए सर, ये प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए भी तो इसमें काम करने की जरूरत है ना। और जब तक हम इसमें किसानों को जागरूक नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं कि भाई किस तरीके से खाद बन सकती है, कितना इसमें खर्चा आएगा, क्या क्या इक्विपमेंट है, मशीनें उपलब्ध करा पाएं, तभी ये सब कुछ संभव हो पाएगा ना। क्या समय इतना ही है, इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बहुत शुक्रिया सर सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन एक वाजिब जो बात है वो किसानों की तरफ से रखी जा रही है कि भाई खाद की किल्लत हो चुकी है और खेती पर अब संकट आ चुका है। अब इस संकट का समाधान कैसे होगा, इस पर अब सभी किसानों की, आम लोगों की सरकार के ऊपर नजर है। सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्या कदम उठाती है और कब तक खाद की किल्लत को दूर कर पाती है सरकार, इस पर सभी की नजर है। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।